हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। माय नेम इज दर्शन सर और आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े थे जहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस थे, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और तीन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग अफेयर बोलेंगे। क्यों अफेयर बोलेंगे? आपको अफेयर का मीनिंग तो बहुत अच्छे से पता ही है। हम लोग एक एग्जांपल लेके बताते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे जहाँ पे ए बी वो सी से रिएक्ट करता है और आपको सी बी और ए दे। आपने देखा होगा सी ए की जगह सी ले लेता है और ए को बाहर निकाल देता है। दैट्स हाउ यू कैन से इट्स अफेयर। लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ पे आप सोडियम ले लो और सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 रिलीज्ड मिलेगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, H2 दो चीजों से बना है, H और OH। ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और आपको NaOH देता है और H2 फॉर्म में रिलीज। यहाँ पे ये हुआ क्यों? तो इसमें सिंपल बात है, Na और H दोनों मेटल है, याद रखिए। सो Na मोर रिएक्टिव है, मोर एक्टिव है और H लेस एक्टिव है। अब सिंपली अगर ये जो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन समझे तो कुछ ऐसी है, रिएक्शन इन विच more active element displaces less active element from its compound is known as a displacement reaction। अब यहाँ पे समझे तो सर आप पूछोगे सर यहाँ पे more active और less active कैसे बताएंगे? मैंने आपको एक पूरा इमेज में दिखे रखा हुआ है जहाँ पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है वो दिखाया हुआ है। और साथ ही में नीचे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कलर से डिस्टिंग्विश करके रखा है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में आप उसे याद रख सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी मेटल की। अगर नॉन मेटल, ये सब मेटल्स है, पर अगर हम लोग नॉन मेटल के बारे में समझे तो नॉन मेटल में कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर है, जहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। यहाँ पे इस टाइप के ऑर्डर से आपका रिएक्टिव ऑर्डर है, एक्टिव ऑर्डर है, जहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एक्टिव, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद और आयोडीन सबसे कम एक्टिव है। अब यहाँ पे सिंपली बात अगर हम समझे तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी के हिसाब से चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.9 में आपको कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, जहाँ पे आपको एक आयन नील मतलब लोहे की खिल्ली लेनी है और उसको आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखोगे। याद रखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, उसकी इंटेंसिटी उसके अंदर कॉपर सल्फेट जितना ऐड किया हुआ है वाटर में उसके ऊपर होती है। अगर आप ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड करते हो वाटर में तो आपको ज़्यादा ब्लू मिलेगा और कम करते हो तो कम ब्लू मिलेगा। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग अगर नेल को रखेंगे तो दो ऑब्जर्वेशन करने हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये करना है कि क्या नेल में कोई चेंज आ रहा है, और दूसरा क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के कलर में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आयन नेल, जिसे हम लोग Fe बोलेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो बनाता है FeSO4 प्लस यहाँ पे C। आपको पता है आयन वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से आयन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की जगह ले लेगा आयन की, तो आपको आयन सल्फेट मिलेगा जो एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा। आप इमेज में पूरी चीज देख सकते हो, जहाँ पे मैंने पहले बताया हुआ है। पहले कॉपर सल्फेट में जैसे आयन की नेल रखी हुई वो कंडीशन बताई हुई है, और दूसरी कंडीशन में फेरस सल्फेट कॉपर आयन सल्फेट मिल रहा है जो लाइट ग्रीन कलर का। और कॉपर कहाँ पे मिलेगा? तो कॉपर आयन नेल की टिप, आयन नेल की लेयर सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो डिपोजिट होगा। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, Zn प्लस CuSO4। सेम रिएक्शन, क्योंकि Zn यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है Cu से, तो उसको डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और आपको Cu डिस्पोज मिलेगा। सेम वे अगर हम लोग लीड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको लीड क्लोराइड मिलेगा और आपका कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीड भी कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या इसको कहीं पे यूज़ किया जाता है? तो हाँ, यहाँ पे यूज़ होता है। इसको मेटालर्जी में
यूज करते हैं। मेटालर्जी क्या होता है, तो हम लोग या इसको सिल्वर और गोल्ड ऑब्टेन करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं और उसके बाद उसके अंदर जिंक डाल के हम लोग जिंक, हमें पता है जिंक वो कॉपर और गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो जिंक साइनाइड के साथ रिएक्ट करके जिंक साइनाइड बना देता है और आपको गोल्ड और सिल्वर डिस्पोज मिलता है। सेम वे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक मिलता है, मतलब वो हीट एक्सपोज करे। सो दैट्स इट दैट्स ऑल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल अफेयर से बोलता हूँ। डबल, ये कैसे होता है डबल अफेयर आप देख लो, यहाँ पे मैंने इमेज में बताया हुआ है, जहाँ पे AB कंपाउंड CD कंपाउंड से रिएक्ट करता है और आपको CB और AD देता है। जहाँ पे आपने देखा होगा C और A अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सेम वे अगर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन दूँ तो कुछ ऐसा रहेगा, रिएक्शन इन विच आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंजिंग देयर आयंस to create new compound is known as a double displacement reaction। यहाँ पे आप देख सकते हो दो एलिमेंट ने अपनी प्लेसेस चेंज की। इमेज में देखोगे तो AB और CD में से A ने भी अपनी प्लेस चेंज करके D के साथ चला गया और C भी अपनी प्लेस चेंज करके B के पास आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग समझे तो आपके NCERT की एक्टिविटी के हिसाब से एक्टिविटी 1.10 में आपको ये कुछ बताया हुआ है, जहाँ पे आप एक्टिविटी 1.10 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्टिविटी 1.10 ही है, एक्टिविटी 1.10 में आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको सबसे पहले सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है और फिर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, और जिससे आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट और NaCl। यहाँ पे 2 रख दो और आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज गौर करने जैसी है, यहाँ पे Na ने अपनी प्लेस चेंज करके Cl के पास चला गया जिससे NaCl मिला, Ba अपनी प्लेस चेंज करके SO4 के पास आ गया जिससे वो आपको BaSO4 मिला, बराबर। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, इससे याद रखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या एक और हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम रिकॉल कर सकते हैं? तो हाँ, मैंने एक्टिविटी 1.2 में आपको दिखाया हुआ था, जहाँ पे हम लोग लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके आपको लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा था, जहाँ पे आपको पता है कि लीड आयोडाइड का आपको सॉल्यूशन, अब लीड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, तो आपको याद रखना है ऑलमोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलता है। इसी से बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन दी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। वैसे तो ये एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे भी नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। अगर कोई भी 2 सॉल्यूशन या कभी एक सॉल्यूशन और गैस रिएक्ट करके आपको इनसॉल्युबल सॉलिड्स देते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड को ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आपकी एक यहाँ पे 2 एग्जाम्पल तो हो गए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें एक सॉल्यूशन और एक गैस रिएक्ट करता है, जिसमें हम लोग लेंगे CaOH ट्वाइस। आपको पता है ये क्या है, क्विक लाइन बोलते हैं इसे, नहीं स्लैक लाइन, और इसमें से अगर CO2 गैस पास करते हैं तो हमें CaCO3 का मिल्की सस्पेंशन मिलता है और H2O एज वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे मिल्की सस्पेंशन ही आपका प्रेसिपिटेट है। हाँ, अगर आप यही रिएक्शन को और CO2 यहाँ से रिलीज करते हैं CaCO3 में से, तो उसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है जो प्रेसिपिटेट नहीं है। याद रखिए ये रिएक्शन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने पे ही CaOH ट्वाइस CaCO3 बनेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारी पूरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। So I hope you found this video learnable and enjoyable. So subscribe my channel if you are new to this channel, and thanks for watching this video.